नमस्कार। आज बातचीत करेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। जितेंद्र इज सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एमफी क्वालिफाइड, registered with the Insurance Regulatory Development Authority. In addition, he has 17 साल का experience of financial products in the industry and a couple of other qualifications. Now, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि आप जब म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, शुड यू यूज द डायरेक्ट रूट ऑफ इन्वेस्टिंग और शुड यू यूज द डिस्ट्रीब्यूशन रूट, या जिसको टेक्निकल भाषा में रेगुलर प्लान्स कहा जाता है। तो इसी के ऊपर आज जितेंद्र से बातचीत होगी। लेट्स सी हाउ द डिस्कशन कम्स थ्रू और हमें क्या समझ आता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा मुझे ये बहुत ब्रॉड बता दें जितेंद्र की डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स में फर्क क्या है। वेलकम टू द टॉक टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस टॉपिक को लेने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं हर रोज तो नहीं बट हर दूसरे तीसरे दिन इस सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं तो उनकी एक बड़ी क्वेरी होती है कि क्या मुझे डायरेक्ट जाना चाहिए या मुझे अपने रेगुलर फंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मैं नया पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो क्या मुझे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू करनी चाहिए। तो इसके लिए इस कंसेप्ट को, इस मिथ को, इस डिफरेंस को समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अनबायस्ड होते हुए, मतलब ना तो मैं रेगुलर की साइड लूँ ना मैं डायरेक्ट की साइड लूँ, मैं आपको सही पर्सपेक्टिव दे पाऊँ सिंपलेस्ट ऑफ दी फॉर्म्स में। तो अगर बात करें डायरेक्ट प्लान्स में और रेगुलर प्लान्स में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर हम पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो बनाता कौन है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है म्यूचुअल फंड। तो जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, ऐसे तकरीबन 44 रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जिनके अपने अपने फंड्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्कीम्स चलाई जाती है। जब आप डायरेक्टली जाके, मतलब सीधा आप गए, आप एज एन इन्वेस्टर सीधा एएमसी के पास गए या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो डायरेक्टली आपको ये प्रोडक्ट जो एएमसी बना रही है वो ऑफर करती है, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी इंटरमीडिएटरी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी एजेंट, किसी बैंक, इनको इन्वॉल्व करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है कि जब आप मैन्युफैक्चरर के पास सीधा जाते हैं जिसने प्रोडक्ट बनाया है और आप सीधा उससे खरीदते हैं तो डायरेक्ट प्लान। जब आप किसी के थ्रू जाते हैं, किसी की एडवाइस लेते हैं, उनके प्लेटफॉर्म, उनकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट प्लान्स जो ऑफर करते हैं वो जनरली आप ये बोल रहे हैं या तो एएमसी की वेबसाइट से या ऐप से डायरेक्ट लिया जाए, या ये जो आजकल कुछ साइट्स हैं जो डायरेक्ट करती हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी जी बिल्कुल। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो का क्या फर्क है और उससे रिटर्न पर क्या फर्क आता है जितना? देखिए, अगर एक्सपेंस रेशियो को समझे तो एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड की एसेट का वो परसेंटेज है जो वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए चार्ज करते हैं। तो हर फंड को मैनेज करने में कहीं ना कहीं एक लागत लगती है, एक कॉस्ट लगती है, जो कि उस म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट फीस हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है, मिसलेनियस कॉस्ट हो सकती है। वो कहीं ना कहीं अपने खर्चों को इस एक्सपेंस रेशियो के थ्रू इनकर करते हैं और वो आपके, जो आपका प्राइस ऑफ द यूनिट है जो आप म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं, उस पर चार्ज करती है। इसमें एक जो एक्सपेंस रेशियो इसका पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर की फीस। तो अगर आप किसी इंटरमीडिएटरी को यूज करें, चाहे वो बैंक हो, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, या कोई भी एजेंट है जिसकी सर्विसेज को आप अवेल कर रहे हैं और उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो कमीशन होती है वो भी इंक्लूड होती है एक्सपेंस में। तो डायरेक्ट और रेगुलर में सिर्फ फर्क ये है कि एक्सपेंस रेशियो में अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं, सिंस किसी का बीच में मीडिएटर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं जो आपको गाइडेंस, आपकी हेल्थ प्रोसेस को कहीं ना कहीं फॉलो करके आपको इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, आप डायरेक्टली खुद ही कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, तो आप उस परसेंटेज को बचा लेते हैं, जो कि एक डिफरेंस आ जाता है डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो में और रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशियो में। तो कितना फर्क हो जाता है जितेंद्र इसमें? मतलब नॉर्मली डायरेक्ट और रेगुलर के जो एक्सपेंस रेशियोज हैं उसमें, मतलब ओके, जो मुझे आपकी बात समझ आई कि मान लीजिए मैंने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया और उसमें मुझे 2 रुपए का एक्सपेंस रेशियो एएमसी को देना है। उस 2 रुपए में से एएमसी में भी 50 पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो अगर डायरेक्ट फंड में जाएंगे तो मेरे को 2 की जगह 1.5 रुपए का एक्सपेंस रेशियो लगेगा,
और अगर रेगुलर में जाएंगे तो 2 रुपए का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। 2 रुपए का, जी, बिल्कुल। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो लगभग कितना है सर? इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैटेगरी वाइज एक्सपेंस रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि डेट फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो है वही इक्विटी फंड्स में है और वही हाइब्रिड में है। तो जनरली देखा ये गया है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इक्विटी फंड्स का होता है, जो कि वेरी करता है 1% से लेकर 2% के बीच में। वहीं अगर हाइब्रिड की बात करें तो वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इक्विटी डेट का मिक्स है, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते हैं इक्विटी खरीदने बेचने के लिए। डेट में एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जितना टेन्योर है उतने टाइम तक वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है, तो एक्सपेंस रेशियो कर्टेल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर मैं रेंज आपको दूं और मैं ये कहूं कि अगर डेट फंड की बात करते हैं तो हो सकता है 0 से लेके 10 पैसे 20 पैसे तक, मतलब परसेंटेज वाइज 0% टू 0.2%, 0.20% आपका डेट फंड्स में हो सकता है, 0.25 टू 0.75 हाइब्रिड में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एमसी और कौन से फंड की बात कर रहे हैं। और यही इक्विटी में 1% से लेके 2%, 2.25% तक भी हो सकता है। ओके, सो अगर एवरेज एक बात करें तो लगभग 0.5 to 0.6%, मतलब डेट और हाइब्रिड और इक्विटी। बिकॉज अगर एज ए इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अनलेस अनटिल मैंने प्योर इक्विटी या प्योर डेट का पोर्टफोलियो नहीं डेवलप किया, तो मेरा एक्सपेंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो लगभग 0.5 to 0.6% रहेगी। क्या ये कहना सही होगा? आप कह सकते हैं, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि एक अच्छी एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, तो आप कह सकते हैं 0.5 to 0.75। तो अगर कोई भी फंड है वो 50 पैसे से लेकर 75 पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। 1.5% से ऊपर अगर कोई फंड जा रहा है तो वो थोड़ा सा हायर साइड पे कंसिडर किया जाता है, तो हमें ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जो 1.5% से ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल के वो फंड बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो इतना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है अपने फंड से स्टॉक सिलेक्शन से, कि वो आपके एक्सपेंस रेशियो को बहुत छोटा बना देता है अपने रिटर्न के साथ। तो एक बात अलग है। तो देयर कैन बी अदर फैक्टर्स व्हाइल इवैल्यूएटिंग ओनली दी एक्सपेंस रेशियो के, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करें रिटर्न है, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। तो एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो 50 पैसे से 75 पैसे के बीच में। नहीं, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात कर रहा था। मतलब सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है मोटा मोटी अगर समझा जाए, एक अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो डेट और इक्विटी के जो दो स्पेक्ट्रम्स हैं उनमें जो आपने बताया उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो 0.5 0.6% के आसपास की डिस्ट्रीब्यूशन फीस रहेगी पॉइंट एवरेज। थ्री फाइव से 0.5 के बीच में, 0.3 से 0.5 के बीच में। ओके, सो इसका मतलब जो रेगुलर फंड्स में जो पैसा लगा रहे हैं उसके विजेवी जो डायरेक्ट फंड में पैसा लगाए गए, तो एक्चुअल में जो फर्क है वो 0.35 to 0.5 के आसपास का रहेगा। 5 के आसपास का मोटा मोटा। सो लेट अस अज्यूम कि एक इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और उसमें 0.5 मतलब 50,000 रुपए का उसने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया। हाँ, ये भी आपका पूरे साल का है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड बाय 12 यानी मंथली बेसिस पे किया जाता ठीक है जी, मैं समझ गया जी। उसने एक साल में 50,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब है। जी। समझना ये है कि इससे इन्वेस्टर को क्या लाभ हो रहा है उस 50,000 रुपए के बदले में। देखिए, उन्हें लाभ ये हो रहा है कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो कहीं ना कहीं जो 50,000 आपने दिए हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट, तो वो आप नहीं दे रहे हैं, वो बच गया है और इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो आपको लॉन्ग टर्म में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन देता है, अगर आप एक अच्छे लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम बात करें कि अगर मान लीजिए मैं वो 50 पैसे हर साल बचा रहा हूँ और अगले 20 साल बचा पाया, तो वो एक सब्सटैंशियल सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है डायरेक्ट और रेगुलर के रिटर्न के बेसिस पे। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो मुझे आपकी बात समझ आई, क्योंकि ये एडिशनल बचत डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की हो जाती है, तो उससे टेक्निकली अगर ये कहें, मतलब एटलीस्ट जी। फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन ये कह जी। सकते हैं कि उसका रिटर्न बेटर होगा। बट इसमें एक केवियट ये भी जी। आता है ना कि मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैंने हम्म। उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में या उन स्कीम्स में पैसा लगाया है जो अदरवाइज मुझे एक आदमी एडवाइस करके देता। तो केवियट मतलब मुझे फायदा उतना तो तभी होगा ना अगर मैंने
सेम काम किया है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया और इनफैक्ट ये चीज मैं कवर भी करना चाह रहा था और ये बहुत सही समय हो गया इस चीज को शेयर करने के लिए ऑडियंस के साथ। अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने 2003 से लेकर 2022 का डेटा उठाया और उन्होंने ये देखा कि इक्विटी ने पिछले मतलब 2003 से लेकर 2022 यानी 20 साल में कितना रिटर्न दिया। तो उनके हिसाब से इक्विटी का जो रिटर्न था वो तकरीबन 19% का रिटर्न था। और ये अगर आप चाहें तो गूगल करके एक्सिस म्यूचुअल फंड स्टडी 2003-2022 अगर सर्च करेंगे तो पीडीएफ रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो इक्विटी ने रिटर्न दिया वो 19% का था, उसके एवज में जो इन्वेस्टर का रिटर्न था वो 13% था। तो जो बिहेवियर गैप था उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने 6% रिटर्न कम कमाया, जो कि कहीं ना कहीं हाइंडसाइड में अगर देखें वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो डिसीजंस या तो उन्होंने गलती से लिए या उन्होंने सही टाइम पे एंट्री एग्जिट ना करते हुए, सही एडवाइस ना फॉलो करते हुए उस रिटर्न को सेक्रीफाइस करा दिया। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा मतलब मैंने एक एक्सेल कैलकुलेशन बनाया था इसके बेसिस पे, मैं वो अभी ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा सा नंबर्स के बेसिस पे क्लियर करते गए चीज को। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक बार वो हाँ जी, एग्जैक्टली बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली स्टडी क्या थी। बिल्कुल। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। हाँ जी, आ गई है जितेन। ये आप जो देख रहे हैं नीचे स्क्रीनशॉट है उसी स्टडी का। इनफैक्ट इसमें दो स्टडीज दिखा रही है। एक फिडेलिटी मैकलिन फंड ने की थी जो कि पीटर लिंच का फंड था। ये दो 1977 1990 की थी। तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा है। इसके एवज में अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई थी वो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने की थी 2003 से लेके 2022 का डेटा यानी 20 साल का डेटा निकाला। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि इक्विटी का एक्चुअल रिटर्न लास्ट 20 ईयर्स में सीएजीआर इज 19.10%। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ही, चाहे वो डायरेक्ट हो या रेगुलर हो, दोनों के लिए सीएजीआर मार्केट का जो था वो 19% था और हमारी एक्सपेंस रेशियो मान के चलते हैं कि डायरेक्ट में 1% थी और यहाँ पे मैंने हायर साइड पे लेते हुए रेगुलर की जो एक्सपेंस रेशियो वो 2% ले ली, जो कि हो सकता है कुछ फंड्स में सही हो सकता है कुछ फंड्स में गलत हो। तो अगर मैं एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर देता हूँ तो मेरा सीएजीआर आफ्टर एक्सपेंस निकलना चाहिए 18.10 मतलब 18.10 इन डायरेक्ट एंड 17.10 इन रेगुलर। अब ये स्टडी ये कहती है कि एवरेज इन्वेस्टर ने जिसने खुद से इन्वेस्ट किया या खुद डिसीजन लिए उन्होंने 13.80% का रिटर्न निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहेवियर गैप्स की वजह से सही टाइम पे एंट्री एग्जिट नहीं ली, इमोशनल डिसीजन लिए तो रिटर्न सेक्रीफाइस हुआ। तो एक्चुअल डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 4.3% का डिफरेंस आया। वहीं अगर आपने किसी सही एडवाइजर के साथ काम किया, उसने सही पोर्टफोलियो आपको बना के दिया और एवरेज 15% का भी रिटर्न निकाला, मैंने अभी भी डिस्काउंट किया है परफॉर्मेंस को। अगर मैं अपने पोर्टफोलियोज की क्लाइंट की बात करूं तो रिटर्न इससे ज्यादा होगा जिनका 10 या 10 से ज्यादा पुराना 10 साल से पुराना पोर्टफोलियो है। बट मैंने फिर भी डिस्काउंट किया, मैंने कहा एवरेज 15% पकड़ के चलते। तो अगर मैं 15% का रिटर्न अज्यूम करके चलता हूँ कि एवरेज निकाला है हमारे इन्वेस्टर्स ने, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 2% का होता है। तो जहां आपने 1% एक्सपेंस रेशियो पे बचाया, वहीं आपने बिहेवियर गैप की वजह से 4% गवा भी दिया, क्योंकि सही गाइडेंस ना होते हुए ये सब पे लागू नहीं होता है। मैं इस चीज को फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये सब पे लागू नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ इन्वेस्टर इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट हो के वो मार्केट को भी आउट परफॉर्म करते हैं, उनका स्टॉक पिकिंग, उनका इन्वेस्टमेंट पिकिंग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल इतना अच्छा हो कि वो मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न निकाल ले। बट हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे, हम उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जिनको अच्छे से म्यूचुअल फंड का ज्ञान नहीं है, जिनके पास वो एक्सपर्टीज और टाइम नहीं है, जो कि म्यूचुअल फंड को एज एन एसेट क्लास अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने जो रिटर्न बनाया उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखोगे तो अगर मैं डिस्काउंट करके भी परफॉर्मेंस दूं तो भी कहीं ना कहीं रेगुलर फंड्स ने ज्यादा बेटर रिटर्न देना चाहिए अगर आपने सही एडवाइजर के साथ काम किया। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप बात करते हैं डायरेक्ट फंड्स की तो मैंने एक कैलकुलेटर और डिजाइन किया है जिसमें मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है। जब भी आप किसी चीज में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपका समय लगता है। और हम सभी को पता है कि समय कहीं ना कहीं हमारा पैसा ही है, मतलब टाइम इज मनी, टाइम हैज अ वैल्यू, इनफैक्ट अ वैल्यू विच नेवर कम्स बैक। आप अगर कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल गलती करेंगे आप उसको फिर भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट समय गया तो वो गया, मतलब इट कांट बी रिप्लेस बैक। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन ये ली है कि अगर आप मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो ऑडियंस है या जो हम जिनकी बात करें इन्वेस्टर्स की, उनकी मंथली सैलरी 3 लाख रुपए है, तो पर डे इनकम हो गई 10,000 रुपए। और अगर आप 8 घंटे काम करते हैं पर डे तो आपका पर आवर इनकम हो गई 1250 रुपए। एक एग्जाम्पल लिया है, ये चेंज हो सकते हैं नंबर्स, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं ये शीट शेयर कर दूंगा। मैं मान के चलता हूँ मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में 25 लाख रुपए का है और मैं इस पे
साल में 12 बारी मैं इस पोर्टफोलियो पे टाइम स्पेंड करता हूँ, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए करूँ, चाहे मैं रिव्यू करने के लिए करूँ, या फिर मैं टाइम पास करने के लिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखने के लिए बैठूँ, तो मैं 12 बार बैठता हूँ, यानी मंथली बैठता हूँ। और ये एवरेज होता है, मतलब जो भी पोर्टफोलियो अपना मैनेज करते हैं खुद से कम 10-12 बारी तो अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करते हैं, और कम से कम 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट निकालूँ तो मेरी कॉस्ट निकल कर आती है, जो मैं समय दे रहा हूँ तकरीबन 30,000 मैंने स्पेंड कर दिया साल में, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अब मैंने सेव क्या किया, मैंने सेव किया 1% रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करके, जो कि 25,000 पे होता है। तो अगर आप नेट नेट एक एग्जाम्पल के बेसिस पे देखेंगे, तो मैंने बचाया 25,000 पे, 25 लाख के पोर्टफोलियो पे, बट मैंने अपना समय जो दिया वो 30,000 का वैल्यू रखता था, मे बी इवन मोर। वही समय अगर आप अपनी फैमिली के साथ बिताते या कुछ और प्रोडक्टिव करने में लगाते, तो हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा निकाल पाते। यहाँ पे आपको नुकसान हो गया उल्टा। तो आपको लगा आपने 25,000 पे बचा लिए, वो 1% बचा के, बट यहाँ पे एक्चुअल में 5,000 का नुकसान हो गया। तो आई होप ये थोड़ा सा, मतलब आप चाहे अपने लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी इनकम डाल के, अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू डाल के, कि क्या ये वर्थ इट है इतना टाइम स्पेंड करना, या किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना ज्यादा समझदारी होगी। मैं आपका जो पहले वाला पॉइंट था उसको ज्यादा एग्री करूंगा दूसरे पॉइंट की बजाय, कि डायरेक्ट प्लान में बिकॉज खुद का पैसा इन्वॉल्व होता है, बायर्स एट टाइम्स आर नॉट एबल टू टेक मोर बैलेंस डिसीजंस, और उनको क्योंकि वो कर भी एक ही अपने ही इन्वेस्टमेंट रहे हैं, उनके पास में पर्सपेक्टिव आइडर नहीं है, तो शायद वो मोर प्रॉफिटेबल डिसीजंस ना ले पाए, और इसलिए उनके रिटर्न्स जो है एज कंपेयर टू एन एडवाइज्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शायद कमजोर हो सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट को मैं कम एक्सेप्ट करूंगा कि मैं अपने पैसे की वैल्यू कैसे देखता हूँ एक्सेट्रा, बिकॉज दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। वहाँ मेरी लर्निंग भी हो रही है, सो यू नो आई माइट स्टिल वांट टू वर्क विद एन एडवाइजर एंड लर्न, ताकि एट अ लेटर स्टेज। एनीवेज, मैं आपसे और टेक्निकली एक बात ये समझना चाहूंगा, क्या एक इन्वेस्टर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड्स ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सेम एएमसी से सेम फंड रेगुलर डायरेक्ट दोनों ले सकते हैं। आप सेम एएमसी से सिर्फ डायरेक्ट या सिर्फ रेगुलर भी ले सकते हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपको रोकेंगे नहीं। सिर्फ फर्क आ जाता है आपके एक्सपेंस रेशियो का, आपके उस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन का, जिसको फॉलो करते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है या आप रेगुलर में इन्वेस्ट करना है। एएमसी तो वेलकम करेगी, मतलब एएमसी को तो खुशी होगी कि आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे डायरेक्ट में आए चाहे रेगुलर में आए। Right. इनके डॉक्यूमेंटेशन में क्या फर्क है दोनों के रूप में, डायरेक्ट में और रेगुलर में? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में फर्क ये है, एक आप खुद करते हैं, आपको खुद एएमसी की वेबसाइट पे या इन एप्स पे जाना होता है जो आपको डायरेक्ट फंड्स ऑफर कर रहे हैं। तो केवाईसी करना, अ, अ, जितना भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिटेल्स है, नॉमिनेशन डिटेल्स है, बैंकिंग डिटेल्स है, वो आप खुद पंच इन करते हैं। खुद आप डिसाइड करते हैं सारी रिसर्च करके कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब आप उसको एडहॉक करते हैं, गोल बेस्ड रखते हैं, वो सारी चॉइस आपके ऊपर होती है। वहीं अगर आप रेगुलर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेस में। तो जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किसी के साथ करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, केवाईसी में, बिफोर सेल सर्विसेज में, आफ्टर सेल सर्विसेज में। मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में है मदद करेंगे। तो एप्लीकेशन में जनरली बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेजर फर्क सिर्फ ये है कि एक आपको खुद करनी होती है, एक आप किसी के एक्सपर्टीज और किसी के टाइम को यूज करते हुए उनके थ्रू कराते हैं। कोई टैक्सेशन का डिफरेंस इन्वेस्टर के नजरिए से, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन टैक्सेशन एटसेट्रा? नहीं, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी आपका रिटर्न आएगा उस पर टैक्सेशन सेम है, आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है उसका कैलकुलेशन सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया, आपका रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो हो सकता है टैक्स की कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रिटर्न ज्यादा है तो टैक्सेशन ज्यादा होगा। रिटर्न कंपैरेटिवली वो 50 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहे हैं, उससे आपका रिटर्न अगर कम हो रहा है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर पीपल हु आर मैनेजिंग देयर डेट, द डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन अ वेरी गुड सेंस। और नहीं, ये रिवर्स भी हो सकता है। पता चला आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, आपका रिटर्न कम हो गया, जैसा हमने देखा कि 19% मार्केट ने दिया, आपने 13 ही कमाया। तो 13 वर्सेस 15, तो 13 पे टैक्स कम होगा, 15 पे ज्यादा होगा। Okay, so tax is basically dependent on the profit made, not on the root taken. प्रॉफिट में, राइट।
मेरे आखिर के 2-3 सवाल, फिर ऑडियंस हमारे साथ आज 50 लोग जुड़े हुए हैं, वो जरूर कुछ ठीक। पूछना चाहेंगे। किन लोगों को डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए? मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट प्लान में जाइए, आपको मेरी या मेरे समकक्ष प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है? देखिए, मेजरली इसमें वो इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके पास तीन चीजें हैं। पहला समय, दूसरा नॉलेज, तीसरा उस नॉलेज को यूज करने की एक्सपर्टीज। तो अगर ये तीनों चीजें उनके पास है, उनको रिसर्च करनी आती है, उनको पता है क्यों इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद एग्जिट कब करना है, तो वो लोग जो इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पोर्टफोलियो को और इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं करना है, हम एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, और वो है अपने इमोशंस को मैनेज करना। और ये चीज आपने भी देखी होगी कि डॉक्टर जब अपनी फैमिली किसी मेंबर का खुद से कभी भी सर्जरी नहीं करता है, क्योंकि वहां पे उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली जब अपने पैसे की बात आती है तो हमारे भी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हम कभी कभी उन इमोशंस में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं वो सेटबैक देता है। जो हमने अभी नोटिस किया कि जो स्टडी हुई है, उस स्टडी में वो जो 6% का रिटर्न था वो इसीलिए कम था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, और हमने लॉजिकली ना होकर इमोशनल डिसीजन लिए, तो हमारे को वो सेटबैक आया। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम इमोशनली ना इन्फ्लुएंस हो मार्केट से, टाइम हमारे पास हो, एक्सपर्टीज हमारे पास हो, और सबसे बड़ी बड़ी चीज उस नॉलेज हमारे पास हो, और उस नॉलेज को यूज करने की एक्सपर्टीज हमारे पास। कई बार क्या होता है, नॉलेज है, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ आता है, बट उसको अप्लाई कैसे करें इन दी लाइव मार्केट, इन दी ट्रू सेंस, वो कई बार हम मिस कर जाते हैं, तो उस वजह से भी नुकसान होता हाँ, वैसे आपका जो इमोशन वाला पॉइंट है उसको मैं एक्सेप्ट और अच्छे से करूंगा, बिकॉज मैंने ये सीखा है कि जब खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है अपने लिए, जब आदमी खुद फंसता है, तो माइंड के अंदर जो जजमेंट कैपेसिटी है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि ये जब बाजार गिरेगा तब होगा। ज्यादातर गलतियां लोग तब करते हैं जब मार्केट उठ रहा होता है, बिकॉज उस वक्त में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, आपको लगता है कि मैंने जो निर्णय लिए वो सबसे सही है, एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोपामीन इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। सो यस, इमोशनल कंट्रोल, आई मीन फिनेंस का छोड़ दीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजों में इमोशनल कंट्रोल लूज हो जाता है। अगर आज आदमी अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा है और हफ्ते में अगर 1 किलो वजन घटा ले, तो उसको लगता है उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, और उस दिन वो शाम को एक ब्रेक आइसक्रीम की खा लेता है। सो दैट है। इमोशनल कंट्रोल इज व्हाट आई वुड बी एक्सट्रीमली कीन ऑन एंगेजिंग अ प्रोफेशनल इफ आई नीड टू। बट इसके अलावा अगर एक बात करें, किन क्लाइंट्स को जेन्युइनली बात करते हुए रेगुलर इन्वेस्टर रूट से फायदा होगा? देखिए, ये रेगुलर प्लान्स उनके लिए फायदेमंद है जिनके पास एक सही एडवाइजर हो, जो उनको सही एडवाइस दे सकती हो, टाइमली एडवाइस दे सकता हो, उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हो टाइमली, सही समय पे उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता हो। जिनके पास समय नहीं है, मतलब जैसे मैंने तीन चीजें बोली कि अगर आपके पास समय है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो आप डायरेक्ट फंड खुद कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास ये तीनों चीजें हैं, नहीं है, या तीनों में से एक दो है बट एक दो नहीं है, तो उनको चीजों को अपने हाथ में ना लेते हुए किसी एक्सपर्ट को दे देना चाहिए। वो ज्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इनफैक्ट जब आपसे अभी जो आपने चीज बोली, आप जनरली एडवाइजर से या डिस्ट्रीब्यूटर से सुनते होंगे कि डायरेक्ट प्लान से उनके बिजनेस का नुकसान हो रहा है, कि लोग आजकल डायरेक्ट प्लान पे जाके बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनसे उनका नुकसान हो रहा है। मैं इसका उल्टा बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट हमें फायदा हुआ है लोगों के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि जब भी मार्केट रिवर्स में चलता है, वॉलेटाइल हो जाता है, और आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, और आप गलत डिसीजन लेते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग हमारे पास वापस आते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे डायरेक्ट पोर्टफोलियो को टेक ओवर कर लीजिए और इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करा दीजिए, क्योंकि हमसे तो नहीं समझ रहा है ये, और हमसे गलतियां ज्यादा हो रही है। तो जिस वजह से आप अगर एक्सपर्ट हैं और आप 18 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और आपने वो चीजें देखी हैं जो इस तरीके की वॉलेटिलिटीज को हैंडल करने के लिए चाहिए, तो आप कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सेटबैक्स लग रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं उससे ज्यादा इतना समय नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी कहीं ना कहीं पैसा ही है, आप अपना समय इस पे लगाएंगे, उससे बेहतर है आप अपनी एक्सपर्टीज पे स्पेंड करिए, फैमिली के साथ स्पेंड करिए, पीस ऑफ माइंड पे स्पेंड करिए, रादर देन स्पेंडिंग ऑन
डूइंग दिस रिसर्च, तो मैं कहूँगा कि जिनके पास, जिनको टाइम नहीं है, जिनके पास, जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको रेगुलर प्लान्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरुआत में तो सभी को रेगुलर में करना चाहिए अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाए, मेच्योरिटी आती रहे, आप सीख जाए ये चीजें करना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तकरीबन 2000 स्कीम्स है। अगर मैं इक्विटी, डेट, हाइब्रिड तीनों को मिलाऊं तो 2000 स्कीम में से आपको कौन सी 5-6 सूट करेगी, ये चूज करना और उनको आपके गोल्स के साथ अलाइन करना कोई छोटा काम नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज इन्वॉल्व करता है। तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि एक एक्सपर्ट अपना काम ज्यादा बेहतर से कर पाएगा ज्यादा देन आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ। तो अगर आपको लगता है आपकी नॉलेज आधी अधूरी है तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें और उसे 1% के ऊपर ना जाए जिसकी वजह से आप ज्यादा नुकसान करें। परसेंटेज और पैसा और इन सब की बात हो रही है, तो इसके बदले में एक इन्वेस्टर को आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए कि भाई मैं अगर आज जितेंद्र के साथ काम करता हूं और रेगुलर प्लान चूज करता हूं और उसके मेरे उनके साथ काम करने से अगर उन्हें एक एक फीस मिलेगी तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, काम कर की शुरुआत में, मतलब जब आप अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप टू मे बी अस, तो ये जो पूरा ट्रांजिशन प्रोसेस है उसको स्मूथन का आप करना, आपके लिए कम से कम तकलीफ रखते हुए कि आपको कम से कम समय देना पड़े इस चीज के ऊपर, ट्रांजिशन आराम से हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आराम से हो जाए, रीअलाइनमेंट आराम से हो जाए और चीजें कहीं ना कहीं आपके हिसाब से और आपकी प्लानिंग, आपके फ्यूचर गोल्स के हिसाब से अलाइन हो जाए, तो इसमें हम मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी करते हैं, आप खुद कर सकते हैं, बहुत लोगों ने कराया भी होगा। बट प्रॉब्लम्स आती हैं इन्वेस्टमेंट के बाद। आपके प्रॉपर टाइमली रिव्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पोर्टफोलियो में कहीं भी कोई गड़बड़ है तो उस पर रेक्टिफिकेशन या उस पर जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया, आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपका केवाईसी चेंज हो गया, आपके नॉमिनेशंस नहीं हो रखे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मिस कर जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर की डेडलाइन है, आपको अपने पोर्टफोलियोज में नॉमिनेशंस ऐड करने हैं या ऑप्ट आउट करना है। अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया या नॉमिनेशन नहीं डाले तो वो आपके पोलियोज हो सकता है फ्रीज कर दे एएमसी, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस आई है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा इस बारे में, और जिनको पता होगा हो सकता है वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। तो इन सब चीजों में आफ्टर सेल सर्विसेज जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, जो आपको हो सकता है खुद करने में दिक्कत आए, तो वहां पे हम लोग मदद करते हैं, हमारी टीम मदद करती है। उसके बाद रिपोर्टिंग का एक सिस्टम, आपको कहीं अपना पोर्टफोलियो एक जगह कंसोलिडेटेड देखना है। अब 44 एएमसीज है, आप हर किसी को जाके तो अप्रोच नहीं करेंगे, हर किसी की वेबसाइट चेक नहीं करेंगे। तो इनके क्या कहते हैं, के फिनटेक और कैम्स दो पार्टनर्स हैं जो इनके डेटा को मैनेज करते हैं। आप दोनों की साइट पे भी अलग अलग नहीं जाना चाहेंगे। आप चाहेंगे एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे सब कुछ एक जगह दिखाई दे, पोर्टफोलियो एक ही जगह पे आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग दे कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कब इन्वेस्ट किया, क्या रिटर्न आ रहे, वो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा टैक्सेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहिए, आपको कैलकुलेशन चाहिए कि मेरा कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरे को टैक्स वगैरह उसका एडवांटेज या रिपोर्टिंग करनी है, तो वो मैकेनिज्म हम प्रोवाइड करते हैं। टाइमली अगर जैसे कई बार कुछ अच्छे फंड्स या कुछ अच्छे ऑफर्स आते हैं या कोई ऐसी न्यूज होती है जिसके बेसिस पे हम आपको एक सही गाइडेंस देने में या एक सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमारी तरफ से होता है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं मैं मानना पड़ेगा कि जब आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलती है और उस गाइडेंस की वजह से आप जो डिसीजन लेते हैं वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, ज्यादा देर के एडहॉक जो आप किसी से सुन के या कहीं से पढ़ के देते हैं। तो जो मुझे समझ आया, उस पैसे के बदले में एक इन्वेस्टर को गाइडेंस मिलेगी, पीरियोडिक रिव्यू मिलेगा, ट्रांजैक्शनल ईज एंड कंफर्ट एंड रेलेवेंस एंड अपडेशन मिलेगा, और फाइनली अगर कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आती है तो वो मिलेगा। एक चीज और ये ऐड सब कर सकते हैं चीजें। आप यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ हम लोग मल्टी बास्केट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ म्यूचुअल फंड पे ही आपको एडवाइस देंगे। कई बार ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस भी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एसेट क्लासेस भी होती है, तो हम पूरे पोर्टफोलियो पे आपको एडवाइस करते हैं, तो आपको वो भी बेनिफिट मिल जाता है कि ये सिर्फ मेरे को म्यूचुअल फंड ही नहीं बता रहे, डेट, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, इन सब के बारे में भी मेरे को वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको एक ही जगह से, एक ही इंटरफेस से, एक ही
चैनल से आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एडवाइजरी और गाइडेंस मिल जाती सो एक एनहांस नॉलेज बुके ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में भी मिल सकता है. है बिल्कुल. Fine. So I think I am done with my questions. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell.